संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त तेवर दिखा दिए। गुरुवार को हुई इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हो रही क्रूर और दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान में हो रहे कथित नरसंहार को नजरअंदाज नहीं कर सकता और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम भी उठाए जा सकते हैं। अमेरिकी राजदूत ने ईरान के लोगों की बहादुरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों ने अपने इतिहास में कभी भी इतनी मजबूत और साहस के साथ आज़ादी की मांग नहीं की। ट्रंप के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, केवल लंबी लंबी बातें करने वाले नहीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान के नेतृत्व को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका इस हिंसा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बैठक में यह कहा गया कि ईरान सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से यह जानना बेहद मुश्किल हो गया है कि सुरक्षा बलों में प्रदर्शनकारियों पर कितनी सख्ती है। उन्होंने ईरान सरकार के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया कि हालिया प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने ये कहा और अपना बयान दिया कि इस बात का सबूत है कि ईरानी सरकार अपने ही लोगों में डर रही है और अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि यदि प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने ही होंगे। फिलहाल आपको हम ये भी बताते चले कि गुरुवार को ट्रंप ने यह दावा किया था कि अब हत्याओं की संख्या में कमी आई है। व्हाइट हाउस ने भी ये पुष्टि कर दी कि ट्रंप के दबाव के बाद ईरान ने करीब 800 लोगों को फांसी देने की कथित योजना रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव ने सुरक्षा परिषद को यह बताया कि ईरान में शुरू हुए ये प्रदर्शन बहुत तेजी के साथ देश में फैल रहे हैं और इसमें भारी जानमाल का नुकसान है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक 3,428 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकता। पोबी ने ईरान सरकार से अपील की है कि प्रदर्शन से जुड़े मामले में किसी भी तरीके की फांसी पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी मौतों को पारदर्शी तरीके से दिखाया जाए और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। इस बैठक में ईरान ने अमेरिका के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उपराजदूत गुलाम हुसैन ने कहा कि अमेरिका गलत जानकारी फैला रहा है और जानबूझकर स्थिति को हिंसा की ओर धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ना तो तनाव बढ़ाना चाहता है और ना ही टकराव चाहता है, लेकिन यदि अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो उसका निर्णय जरूर लिया जाएगा। दर्जी ने आरोप लगाए हैं कि अमेरिका मानवाधिकार की आड़ में शासन परिवर्तन और सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है। रूस ने भी अमेरिका की कड़ी आलोचना कर दी है। संयुक्त रूस आपको बता दें कि राष्ट्र में रूसी राजदूत ने कहा है कि अमेरिका इस बैठक का इस्तेमाल ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देने और संभावित आक्रामकता को सही ठहराने के लिए कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई से स्थिति बिगड़ सकती है और पूरा क्षेत्र खून खराबे में डूब सकता है, जिसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान की कार्रवाई को क्रूर बताया। फ्रांस के राजदूत जोरोम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा होनी चाहिए और ईरान को नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। बैठक के साथ ही अमेरिका ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने 18 ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, जिन्होंने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने आपको बताने की कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं और यही कारण है कि वित्त मंत्रालय को सख्त कार्रवाई के निर्देश फिलहाल साफ तौर पर यहां पर दे दिए गए हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि ये डिजिटल ब्लैकआउट अब 180 घंटे से ज़्यादा समय से जारी है और देश की करीब 9 करोड़ आबादी दुनिया से लगभग कट चुकी है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये इंटरनेट बंदी विरोधी प्रदर्शन को दबाने की एक सुनियोजित रणनीति है, जिसके बाद स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक सामने आ रही घटनाओं के बाद वहां की अंतरिम सरकार और उनके मुखिया मोहम्मद यूनिस की भूमिका पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ताज़ा अपडेट में बांग्लादेश के सिलहट जिले में भी आपको बता दें कि बहौर गांव का यह मामला सामने आया, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाते हुए उसमें आग लगा दी। इस हमले में वीरेंद्र कुमार का पूरा घर जल गया, जबकि परिवार के लोग किसी तरीके से जान बचाकर बाहर निकले। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से आग तेजी के साथ फैल रही है और परिवार के सदस्य चीख पुकार करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चंद मिनटों में घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हमला अचानक किया गया था और मौके पर मौजूद कट्टरपंथियों ने किसी भी आग बुझाने या मदद करने उनको नहीं दिया, जो मदद करने के लिए वहां पर आ रहे थे। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों और मानवाधिकार समूह ने भारी आक्रोश जताया।
ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही सुनियोजित हिंसा का एक साफ तौर पर उदाहरण भी बता दिया है। आपको हम ये भी बताते चले कि हिंदुओं, बौद्धों और ईसाई अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। HRCBM के अनुसार पिछले 7 महीने में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने दावा कर दिया है कि उसने इस दौरान 100 से अधिक मौतों का दस्तावेजीकरण पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच बांग्लादेश के सभी 8 डिवीजनों कम से कम 45 जिलों में 116 अल्पसंख्यकों की मौत हुई है। इन मौतों में लिंचिंग, सुनियोजित हत्याएं और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतें शामिल हैं। मानवाधिकार संगठन का ये कहना है कि ये घटनाएं ना तो छिटपुट है और ना ही किसी व्यक्तिगत विवाद का नतीजा है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के घर जलाना, मंदिरों पर हमले, जमीन हड़पना और डराने धमकाने की घटनाएं योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं ताकि हिंदू समुदाय को मजबूर किया जा सके कि वे अपना घर बार सब छोड़ दें। सबसे गंभीर सवाल अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों के ये आरोप हैं कि यूनिस सरकार इस घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से विफल है। ना तो हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती दिख रही है और ना ही पीड़ित परिवारों को सुरक्षा या न्याय मिल रहा है। कई मामलों में स्थानीय पुलिस ने भी निष्क्रियता या दबाव में काम करने के आरोप लगा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठने लगा है। हाल ही में ब्रिटेन के सांसद और विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास मामलों की शैडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रीति पटेल ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी। उन्होंने ब्रिटेन सरकार से मांग की थी कि वे अपने कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का इस्तेमाल कर बांग्लादेश पर दबाव बनाएं ताकि वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो। प्रीति पटेल ने कहा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है और अगर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार सदस्य बनना चाहता है तो इस तरीके की हिंसा पर उसको तुरंत रोक लगानी ही चाहिए। आपको ये भी हम जानकारी देते चले कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये बेहद ज़्यादा चिंता जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से एक हिंदू का घर जो है वो यहाँ पर जला दिया गया है। आपको बता दें कि जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाती और दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक इस तरह की घटनाओं के रोकने की उम्मीद बेहद ज्यादा कम नजर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि वे भारत के साथ पिछले 7 मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की अंतर्राष्ट्रीय मांग में इजाफा कर रहे हैं। शरीफ के मुताबिक इस संघर्ष के बाद पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमताओं पर दुनिया का ध्यान साफ तौर पर गया और आपको बता दें कि कई देश अब पाकिस्तानी फाइटर जेट खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन किन विमानों की मांग बढ़ी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने साफ तौर पर JF-17 थंडर फाइटर जेट का नाम सामने लाया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट एक बार फिर वैश्विक हथियार बाजार में चर्चा का केंद्र बन गया है। दावा किया गया है कि बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देश इन फाइटर जेट को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन संभावित सौदों को पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय पर जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 12 जनवरी को पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की थी। इस बैठक में इंडोनेशिया द्वारा करीब 40 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने की संभावना है वो यहाँ पर जता दी थी। यदि ये सौदा आगे बढ़ता है तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाकिस्तान की रक्षा निर्यात क्षमता के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगा। बांग्लादेश को लेकर भी अहम संकेत यहाँ पर मिल गए हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की वायुसेना प्रमुखों के बीच JF-17 फाइटर जेट्स की बिक्री को लेकर बातचीत हो चुकी है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि अभी तक दोनों देशों में किसी भी औपचारिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर तो नहीं किए हैं। बांग्लादेश की ओर से भी इस संभावित डील को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने फिलहाल नहीं आया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 7 जनवरी को सऊदी अरब के साथ JF-17 फाइटर जेट्स की बिक्री को लेकर बातचीत की थी। बताया जा रहा है कि यह संभावित सौदा सऊदी अरब से मिले $2 अरब के कर्ज से जुड़ा हो सकता है और पाकिस्तान इन लोन के बदले हथियारों की आपूर्ति का रास्ता तलाश रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना या सरकार की ओर से सऊदी अरब के साथ किसी अंतिम समझौते पर अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। बता दें आपको कि रॉयटर्स की 9 जनवरी को जारी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में कई देशों ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट पर रुचि दिखाई है। फिलहाल नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान की वायुसेना में यह फाइटर जेट पहले से ही शामिल है। पाकिस्तान और चीन की संयुक्त सहयोग में विकसित इस विमान को कम लागत और मल्टी रोल क्षमता वाला फाइटर जेट माना जाता है, जो विकासशील देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रहा है। पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 में लीबिया के विद्रोही गुट
लीबियाई नेशनल आर्म एलएनए के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के तहत पाकिस्तान में करीब $4 अरब में 1 दर्जन से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट्स बेचने पर सहमति जता दी थी। बता दें कि इसे पाकिस्तान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील बताया जा रहा है। हालांकि लीबिया की आंतरिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते इस सौदे को लेकर भी विवाद और सवाल बने हुए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान सूडान के साथ करीब 12,500 करोड़ रुपए के रक्षा डील करने की तैयारी में है, जिसमें JF-17 फाइटर जेट्स की आपूर्ति भी शामिल हो सकती है। अगर ये सौदा अंतिम रूप लेता है तो अफ्रीकी देश में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी और प्रभाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को एक मार्केटिंग टूल की तरह पेश कर रहा है, ताकि हथियार निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा जुटाई जा सके। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि इन संभावित सौदों में से कितने वास्तव में जमीन पर उतरते हैं, यह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तकनीकी भरोसे पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ का दावा पाकिस्तान की उस रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत वह क्षेत्रीय तनाव और सैन्य घटनाओं को अपने रक्षा उद्योग के प्रचार के दौरान इस्तेमाल करना चाहता था। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि JF-17 थंडर की यह बढ़ती डिमांड हकीकत में कितनी बड़ी डील में बदल पाती है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव के बीच पोलैंड ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनका देश ग्रीनलैंड में किसी भी तरीके की सैन्य तैनाती नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने नाटो को लेकर एक बेहद कड़ा और चेतावनी भरा बयान देते हुए कहा कि यदि कोई नाटो सदस्य दूसरे देश नाटो सदस्य पर हमला करता है तो यह हमारी जानी पहचानी दुनिया का अंत होगा। बता दें कि डोनाल्ड टस्क का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के बाद ग्रीनलैंड एक बार फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में आया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र अमेरिकी रक्षा के लिए बेहद ज्यादा अहम है। बता दें उन्होंने ये भी संकेत दे दिए कि रूस या चीन जैसी ताकतों को ग्रीनलैंड पर प्रभाव जमाने में रोकने के लिए अमेरिका को इस द्वीप का स्वामित्व हासिल करने पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों में ये तक कह दिया था कि ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने के लिए सभी विकल्प मेज पर हैं। इस बयान को कई देशों ने सैन्य हस्तक्षेप की संभावित धमकी के तौर पर ही देखा। ट्रंप के इन बयान के बाद नाटो देश और यूरोपीय संघ में चिंता बढ़ गई, क्योंकि ग्रीनलैंड वर्तमान में डेनमार्क के अधीन एक स्वतंत्र क्षेत्र है और डेनमार्क भी नाटो का ही सदस्य है। इसी पृष्ठभूमि में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सार्वजनिक रूप से स्थिति पर प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पोलैंड ग्रीनलैंड में सैनिक नहीं भेजेगा। टस्क ने आगे कहा कि नाटो गठबंधन आपसी सुरक्षा और सहयोग पर आधारित है और यदि कोई नाटो देश दूसरे नाटो सदस्य के क्षेत्र पर हमला करता है तो ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं होगा बल्कि पूरी तरीके से वैश्विक व्यवस्था को झंझोड़ देने वाला कदम होगा। टस्क के इस बयान को अमेरिका की आक्रामक भाषा पर एक कूटनीतिक लेकिन सख्त प्रतिक्रिया के तौर पर देखा गया। पोलैंड, जो आमतौर पर नाटो और अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है, इस बार स्पष्ट रूप से किसी भी आंतरिक नाटो टकराव से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। ग्रीनलैंड का महत्व केवल भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक भी है। ये द्वीप आपको बता दें कि तेजी के साथ बर्फ पिघलने के कारण नई समुद्री रास्ते से खुल जाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों और संसाधनों की भरपूर संभावना है, जो भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी उद्योग के लिए बेहद अहम कदम है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इस क्षेत्र पर खास नजर बनाए रहते हैं। ट्रंप पहले भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके थे, जिसे उस समय डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने सिरे से खारिज किया था। अब एक बार फिर ट्रंप द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने से यह आशंका गहराने लगी है कि अमेरिका इस क्षेत्र पर अपनी सैन्य और राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करेगा। डेनमार्क की सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और यह डेनमार्क की संप्रभुता क्षेत्र का हिस्सा है, भले ही उसे व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त हो। ऐसे में ट्रंप के बयानों ने नाटो के भीतर ही संभावित टकराव की आशंका को जन्म दे दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का यह बयान न केवल ग्रीनलैंड मुद्दे पर उनकी सरकार की नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि नाटो के भीतर बढ़ते मतभेदों को और ज्यादा खराब करता है। टस्क का यह कहना है कि नाटो के किसी सदस्य द्वारा दूसरे पर हमला दुनिया के अंत जैसा ही होगा। इस बात को दर्शाता है कि यूरोप इस समय किसी भी नए सैन्य संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि पोलैंड का रुख यह संकेत देता है कि यूरोपीय देश अमेरिका के हर कदम का बिना सवाल समर्थन करने के मूड में नहीं है, खासकर जब मामला किसी नाटो सहयोगी की संप्रभुता से जुड़ा हो। बता दें कि बढ़ती लड़ाई के बीच ये बयान आने वाले दिनों में नाटो की आंतरिक राजनीति और अमेरिका यूरोप संबंधों पर साफ तौर पर गहरा असर डालता हुआ नजर भी आएगा।